इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे ऐंठना, जबरन वसूली और ईडी का दुरुपयोग, ये सब आरोप लगे हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। वसूली का आंकड़ा भी छोटा मोटा नहीं, 8,000 करोड़ का। पहले कंप्लेन, फिर कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर। पूरा मामला क्या है, आरोपी कौन कौन है, 8,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया, केस का ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है। सारी जानकारी आपको बताते हैं। मामला पिछले वित्तीय वर्ष से शुरू होता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श आर अय्यर नाम के एक आरटीआई एक्टिविटिस्ट इसमें शिकायत करता है। आदर्श जनाधिकार संघर्ष परिषद यानी जेएसपी नाम से संचालित एक एनजीओ के सह अध्यक्ष हैं। 30 मार्च को आदर्श अय्यर बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन कंप्लेन दर्ज करवाने पहुंचे। वहां कंप्लेन कराने के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में दक्षिण पूर्व बेंगलुरु के डीसीपी का दफ्तर भी विजिट किया, मगर कुछ खास हुआ नहीं। इसलिए आदर्श अय्यर ने फिर कोर्ट के पास जाने की ठानी व कर्नाटका के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। यह कर्नाटका का स्पेशल कोर्ट है जो सांसद विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों पर निर्णय लेता है। आदर्श ने इस स्पेशल कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट लिखाई जिसमें मांग की गई कि उनकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। आदर्श अय्यर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, कर्नाटका बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बीआई विजयेंद्र और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटल पर जबरन वसूली के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने क्रिमिनल षड्यंत्र रचकर कंपनीज और कुछ लोगों को मजबूर किया कि वह बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। शिकायत में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण और ईडी के अधिकारियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 8,000 करोड़ ऐंठे हैं। अय्यर ने कहा कि यह कथित वसूली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कटल विजयेंद्र और स्टेट व नेशनल लेवल पर बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों की मिलीभगत से की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वित्त मंत्री सीतारमण ने ईडी का दुरुपयोग जबरन रेड मारने के लिए किया है। कंप्लेन में कहा गया कि ईडी की रेड्स, जब्ती और गिरफ्तारियों से अलग अलग कंपनियों के सीईओ, एमडी और शीर्ष अधिकारियों को डराया गया ताकि वह मजबूर होकर उन्हें कीमत अदा करे। आदर्श ने कहा कि रेड्स से डरकर कई कारपोरेट लोगों ने मजबूरन करोड़ों की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, जिन्हें बाद में नड्डा, कटल, विजयेंद्र और अन्य आरोपियों ने भुना लिया। आदर्श अय्यर का आरोप लगाते हैं कि चुनावी बांड की आड़ में पूरा जमन वसूली का गोरख धंधा विभिन्न स्तरों पर भाजपा के पदाधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल कोर्ट ने आदर्श की शिकायत पर गौर किया, उनकी दलीलों को पढ़ा। फिर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी एसीएमएम के 42वें स्पेशल कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिया कि वो लिखी गई शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज करे, जिसके बाद तिलक नगर पुलिस स्टेशन में शनिवार 28 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कुछ अन्य लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। एफआईआर में वही तमाम आरोप है जो आदर्श ने अपनी शिकायत में लिखवाए थे। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दर्ज की गई एफआईआर में आईपीसी की धारा 384 और 120 बी के साथ धारा 34 के तहत चार्जेस लगे हैं, जिनमें जबरन वसूली के लिए सजा, आपराधिक षड्यंत्र और मिलीभगत के इरादे से किए गए कामों के चार्जेस परिभाषित है। मामले पर कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी प्रतिक्रिया दी। 28 सितंबर की सुबह लगभग 11:30 बजे सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर मामले की अच्छी तरह जांच हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा है कि केस की रिपोर्ट 3 महीने के अंदर पेश की जानी चाहिए। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपनी बात कन्नड़ भाषा में रखी थी। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, अब सेक्शन 177 के तहत जांच पूरी होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा की जानी चाहिए। स्पेशल कोर्ट के आदेश पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बीजेपी उनसे इस्तीफा लेगी? सिद्धरामैया यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि आगे उन्होंने कहा, मेरे मामले में निचली अदालत ने आदेश पारित किया। सेक्शन 177A के तहत राज्यपाल ने जांच करने के लिए कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी कर 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। पहले कुमार स्वामी, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री है, तो पहले कुमार स्वामी का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। क्या उन्हें भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पहले उनसे रिजाइन करवाया जाए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन बॉन्ड वसूली मामले में उनका भी इस्तीफा बनता है। साथ ही निर्मला सीतारमण को भी इस्तीफा देना चाहिए। ये तमाम बातें कही है कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। यहाँ जिस धारा
177 ए के बारे में सीएम कह रहे हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट्स को बेवजह की जांच पड़ताल से बचाती है। इसके अंतर्गत पुलिस को किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। बिना सक्षम अथॉरिटी के अप्रूवल के पुलिस इन मामलों में कोई जांच नहीं कर सकती। इनमें सक्षम प्राधिकारी इस बात से तय किए जाते हैं कि जिनके खिलाफ जांच होनी है उनका सरकार में क्या पद है। जैसे राज्य सरकार के मंत्रियों की जांच के लिए अलग प्राधिकारी अप्रूवल देंगे और केंद्रीय मंत्रियों के लिए अलग। खुद सीएम सिद्धमैया के खिलाफ कथित मड़ा स्कैम मामले में धारा 177 ए के तहत जांच की जाएगी, जिसके बारे में उन्होंने अपने रिएक्शन में भी बात की है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो रद्द कर दी गई, लेकिन उनसे जुड़े मुद्दे अब भी ज्वलंत हैं। पुलिस में की गई शिकायतों से लेकर पॉलिटिक्स में दिए गए भाषणों तक अब भी इलेक्टोरल बॉन्ड अपनी जगह पर कायम है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, कुछ सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कब तक कहती रहेगी गुप्त चुनाव चंदा एक घोटाला नहीं है? अब तो बेंगलोर की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस कह रही है इस मुद्दे पर एसआईटी का गठन होना चाहिए। एफआईआर में हमारे कहने से नहीं, कोर्ट के कहने से ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं, ये कोर्ट के वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, विशेष अदालत ने आदेश दिया है। एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से। वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये 2 संस्थाएं सीधे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और एसबीआई भी वित्त मंत्रालय के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक्यूज नंबर 1 जो हमारे यूनियन वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे तो जो कार्रवाई होनी है न्यायिक रूप से, अभी जो सिंघवी साहब ने कहा है वो किया जाएगा, वो चलता रहेगा। पर आज हमारी मांग है, इस एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य है। बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट जिसने खुद गुप्त चुनाव स्कीम को खत्म किया था, वो इस मुद्दे पर एसआईटी का गठन क्यों नहीं करती है? सवाल बहुत दिलचस्प है दोस्तों। और आज ये एफआईआर निर्मला सीतारमण पर ही नहीं हुआ है दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी हुआ है। क्या इसके बाद भी बीजेपी ये कहेगी ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद को करप्शन के खिलाफ पहली गारंटी के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड को एक बार भूल भी जाएं, लेकिन करप्शन के ढेरों मामले हैं जो आपकी सरकार के वक्त जितने भी कार्य हुए उनमें करप्शन के ढेरों मामले, जहां सड़क धंस जाती है, एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, कभी प्रगति मैदान के अंडरपास में पानी भर जाता है, और सबसे बड़ी बात, जितने भी निर्माण हुए वे सभी निजी औद्योगिक संस्थानों ने किए। और दिलचस्प बात यह है कि इन निजी औद्योगिक संस्थानों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए। दोस्तों, सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल यह है कि हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को इसी तरह करप्शन के मामले में एक एक करके उनकी टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया। इनफैक्ट दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनको जेल में डाल दिया गया। 5-6 महीने उन्होंने जेल में बिताए। उस वक्त बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। बीजेपी का पूरा पुरजोर जोर लगा हुआ था कि कैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में गिर जाए। इसके चलते दिल्ली का सीएम, सिटिंग सीएम बदल गया। और आज सवाल ये खड़ा होता है कि करप्शन के मामले में जब अरविंद केजरीवाल का नाम आया था या मनीष सिसोदिया का नाम आया था, उनसे इस्तीफे की मांग की गई थी। क्या आज बीजेपी निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग करेगी या उनका इस्तीफा कराएगी, या जेपी नड्डा अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या न्याय व्यवस्था सबके लिए सेम होगी? और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यही काम किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता पे इस तरीके के इल्जाम लगे होते या किसी आम आदमी पे होते तो क्या इस तरीके के सवाल उठते? क्या वो आज जेल के अंदर नहीं होता? क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पे? आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगी वह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए।